सम्राट चौधरी के साथ भारतीय जनता पार्टी अगर कोई दूसरा राज्य होता है जिस राज्य के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी होती तो अपने कैडर के किसी भी व्यक्ति को वो बना देते। लेकिन सवाल यहां पर ये खड़ा हो रहा है कि यहां पर नीतीश कुमार की सहमति भी आवश्यक है। तो यहां पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी डिसीजन कर ले ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को गर्दन तो मुख्यमंत्री के नाम पर हिलाना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जिस एक आदमी को फेवर करेंगे वो सम्राट चौधरी हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको याद है ना, कल ही मैंने YouTube पर आपको अपने इस एक पोस्ट में बताया था, कल शाम को 7 बजे के आसपास, क्योंकि मैं लगभग 7 बजे के आसपास ही अपना पोस्ट डालता हूं। मैंने कहा था कि सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। आज इस बात पर मुहर लग गई है। बीजेपी के विधायक दल ने सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुन लिया है। इसके बाद एनडीए के विधायक दल ने भी सम्राट चौधरी को अपना नेता चुन लिया और अब 11 बजे बुधवार को सम्राट चौधरी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। उनके साथ ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बिहार के जनता दल यूनाइटेड के 2 नेता विजय चौधरी और विजय यादव, ये दोनों जो है विजेंद्र यादव, ये दोनों शपथ लेंगे ताकि कास्ट इक्वेशन को संभाला जा सके, कास्ट इक्वेशन को पूरा किया जा सके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक ऐसा शख्स जो मूलतः भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, जो आरएसएस और बीजेपी की नर्सरी से नहीं निकला हुआ है, ऐसे शख्स को बिहार का मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? तो मैं आपको बता दूं, वो इसलिए बनाया गया क्योंकि वो नीतीश कुमार वो हर तरह के कास्ट इक्वेशंस को साधने वाले हैं। उनका जो कास्ट इक्वेशन है वो कैसे सत्ता है और उनकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। इसके अलावा वो नीतीश की पसंद है, बीजेपी के समीकरण में फिट है, नीतीश के साथ वो हमेशा साए की तरह रहे हैं। हालांकि एक वक्त ऐसा था जब सम्राट चौधरी ने यह कहा था कि मैं अपने सर पर ये मुरेठा बांध रहा हूं और ये मुरेठा मैं तब तक नहीं उतारूंगा जब तक नीतीश कुमार को मैं बिहार की गद्दी से ना उतार दूं। सच तो हुआ है, लेकिन ये बात वो तब कहते थे जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर इंडिया गठबंधन बनाने के लिए तेजस्वी यादव के साथ चले गए थे। लेकिन उसके बाद जब नीतीश कुमार वापस आए तो सम्राट चौधरी उनके साथ साए की तरह रहे। इसके अलावा शाह ने उन पर भरोसा किया, क्योंकि आपको पता है सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में वो रहे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको राज्य का अध्यक्ष बनाया और राज्य का अध्यक्ष बनाते समय अमित शाह ने उनको जो जो टास्क दिए वो बड़ी बखूबी के साथ सम्राट चौधरी ने पूरे किए। संघ उनको लेकर जो है संघ थोड़ा उन्हें नापसंद कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद संघ को जब अमित शाह ने समझाया तो संघ की ना पर अमित शाह की पसंद भारी पड़ी। इसके अलावा सम्राट चौधरी के पास पार्टी से लेकर सरकार चलाने सबका अनुभव है। आपको पता है वो वित्त मंत्री थे नीतीश कुमार के पिछले कार्यकाल के दौरान, फिलहाल गृह मंत्री है। सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट है। और आप ये भी जानते हैं कि गृह मंत्री को सरकार के अंदर नंबर 2 माना जाता है। तो सम्राट चौधरी इस सरकार में गृह मंत्री थे, पिछली सरकार के अंदर वो वित्त मंत्री थे और नीतीश कुमार से उनके जो संबंध थे वो अगर मैं ये कहूँ बाप बेटे वाले थे तो गलत नहीं। उनके पिता शकुनी चौधरी पहले कांग्रेस में थे, बाद में आरजेडी में आए, लेकिन नीतीश कुमार के बेहद नजदीकी लोगों में से वो एक थे, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अब मैं आज इसका एनालिसिस करूंगा कि सम्राट चौधरी किस तरीके से स्वॉट एनालिसिस में फिट बैठते हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, उनकी वीकनेस क्या क्या है, उनके सामने अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है और उनके सामने थ्रेट्स क्या क्या हैं। यानी हम एक जिसको मैनेजमेंट में कहते हैं ना कि आइए इस चीज का स्वॉट एनालिसिस करते हैं, इस चीज के बारे में सब कुछ जान लेते हैं, तो वही स्वॉट एनालिसिस मैं आपके सामने करने वाला हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ की, उनकी ताकत क्या क्या है। तो सम्राट चौधरी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि जो कॉम्प्लेक्स जातीय समीकरण बिहार के अंदर है, जिस कॉम्प्लेक्स जातीय समीकरण के आधार पर वहां चुनाव होते हैं उसमें वो फिट बैठते हैं। जो लव कुश वोट बैंक है जिसमें कुर्मी, कोयरी और कुशवाहा जो लगभग 8% के आसपास पड़ता है, वो कुशवाहा जाति से आते हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार कुर्मी हैं
और यादवों के बाद ये सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल जो कॉम्बिनेशन है वो इस जाति को माना जाता है। नीतीश कुमार कुर्मी हैं और नीतीश कुमार कुर्मी होते हैं और अगर उनके साथ सम्राट चौधरी कुशवाहा जुड़ जाते हैं तो इससे जो लव कुश वोट बैंक है वो पूरी तरह सत्ता है। और ये वोट बैंक जो है 2005 से लेकर आज तक पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि 2024 के चुनाव में कुछ कुशवाहा वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से छिटका, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव के अंदर इस वोट बैंक को पाने में भारतीय जनता पार्टी फिर से पूरी तरह से सफल रही थी। और नीतीश कुमार को भी पता है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे या सरकार के मेंटोर रहे या सरकार के अभिभावक रहे, जो आपका मूल वोट बैंक है नीतीश कुमार वो उसे छोड़ना नहीं चाहेंगे, वो उसे छोड़ना नहीं चाहते थे, ना ही चाहेंगे। इसीलिए सम्राट चौधरी उनकी बट ऑब्वियस चॉइस जो है वो बनती है। अब इसके अलावा जो है उनके साथ सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है उनकी कि वो नीतीश कुमार के ब्लू ऑइड बॉय हैं। ब्लू ऑइड बॉय मैं इसलिए कह रहा हूं कि नीतीश कुमार का उन्होंने भरपूर राजनीतिक विरोध किया, लेकिन नीतीश कुमार के साथ वो जनता दल यूनाइटेड के अंदर रहे और नीतीश कुमार से उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी। लेकिन सम्राट चौधरी पिछली बार जब वो वित्त मंत्री थे तब और जब अभी गृह मंत्री रहे तब दोनों बार हर फैसले में नीतीश कुमार चाहे कोई फैसला लेते थे, चाहे उनका कोई बड़ा कार्यक्रम होता था, चाहे उनकी कोई बड़ी रैली होती थी, सम्राट चौधरी हर जगह मौजूद होते थे। मैंने कल तो आपको एक वीडियो में बताया है कि सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरा एक पुराना वीडियो भी याद करिए जब नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा निकाल रहे थे तब मैंने बकायदा ये बात बोली थी कि देखिए नीतीश कुमार जो है वो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रपोज कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को अंततः यह मानना होगा। कोई दूसरा राज्य होता तो भारतीय जनता पार्टी शायद अपने कैडर की तरफ जाती, बाकी चीजों की तरफ देखती, लेकिन उनको सबसे जरूरी ये देखना था कि नीतीश का कंफर्ट लेवल किसके साथ है। तो नीतीश का कंफर्ट लेवल जो था वो सम्राट चौधरी के साथ था और सम्राट चौधरी के साथ है। नीतीश सरकार के मेंटोर रहेंगे, दिल्ली में उनके लिए कोई बड़ी भूमिका नहीं है, फिर राज्यसभा के सांसद रहेंगे, सरकार का मार्गदर्शन करेंगे, तो ज्यादा समय वो पटना में देंगे। ऐसे में आपने हाल ही के दिनों में देखा होगा जब नीतीश कुमार राज्यसभा की शपथ लेने गए तब सम्राट चौधरी उनके साथ थे। आज जब वो बिहार के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंपने गए तब सम्राट चौधरी उनके साथ थे। पूरी समृद्धि यात्रा के दौरान सम्राट चौधरी उनके साथ थे। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार अगल बगल के घर में पटना के अंदर रहते हैं। तो कई सारी चीजें थी जो बताता था कि नीतीश का कंफर्ट लेवल उनके साथ बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं जो उनकी स्ट्रेंथ है वो ये है, मैंने आपको बताया कि कैसे अमित शाह ने जो जो टास्क उनको दिया बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर वो उन्होंने पूरा किया, मंत्री के तौर पर वो उन्होंने पूरा किया, पूरे बिहार का उन्होंने दौरा किया। उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि संगठन में कब क्या कैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर होता है। भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति से वो बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। इसीलिए अमित शाह ने जितने टास्क दिए वो उन्होंने पूरे किए, इसीलिए वो अमित शाह के फेवरेट हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले इसके साथ ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी फेवरेट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेवरेट होने की बात मैं क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब वो वित्त मंत्री थे और जीएसटी सुधार के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, जिसके बाद जीएसटी में आमूलचूल परिवर्तन किया गया, कई चीजें देश में सस्ती हुई और इसे महाबजट ऑफर कहा गया एनडीए सरकार का, नरेंद्र मोदी सरकार का। उस कमेटी में एक महत्वपूर्ण सदस्य के तौर पर सम्राट चौधरी थे और जो जीएसटी की सुधार की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया तय की गई थी उसमें बेहद महत्वपूर्ण नाम जो है सम्राट चौधरी थे। इसके अलावा मैं उनकी वीकनेसेस की बात कर लूं, आपको पता है सम्राट चौधरी की अगर स्ट्रेंथ है तो सम्राट चौधरी की कुछ वीकनेसेस भी हैं। मैं सम्राट चौधरी के बारे में आपको इतना बता दूं कि सम्राट चौधरी की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के मूल काडर या मूल नर्सरी से निकलकर नहीं आते। ना तो वो एबीवीपी में रहे,
ना उन्होंने आरएसएस की शाखा में कभी ज्वाइन किया, ना ही कभी आरएसएस के लिए काम किया। साथ ही साथ हाँ, भारतीय जनता पार्टी में जो कहते हैं ना कि एक आदमी ग्रो होता है, पहले वो एबीवीपी में जाता है, फिर वो भारतीय जनता युवा मोर्चा में जाता है, फिर वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाता है। ऐसा कुछ सम्राट चौधरी ने नहीं किया। वो पहले आरजेडी में थे, उसके बाद वो जेडीयू में गए, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुए। तो ये उनकी सबसे बड़ी वीकनेस है, और मेरे ख्याल से उनकी इस वीकनेस को आने वाले समय में बीजेपी के जो ओरिजिनल काडर के लोग हैं, जो सम्राट चौधरी से आने वाले समय में अगर नाराज हो जाते हैं, तो वो उसको मुद्दा बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। मेरे पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि संघ ये कतई नहीं चाहता था, और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को लेकर सशंकित थी, क्योंकि आपको पता है जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया गया था, वो भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से निकलकर आए थे। वो मोटे तौर पर देवीलाल के चेले थे, और जनता दल के अंदर और चंद्रशेखर के साथ उनका बड़ा गहरा नाता था। और बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सांसद में डाला, और सांसद में डालने के बाद जो है उनको अपने पद से भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफा देने पर मजबूर किया। तो ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए संघ परिवार ये चाहता था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को ये मौका मिल रहा है कि वो 20 साल के बाद अपनी सरकार बनाए, यानी बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, तो ऐसे में कोई ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो मूलतः बीजेपी के कैडर से निकलकर आने वाला हो। लेकिन संघ को अमित शाह ने समझाया कि ऐसा करने से हम शायद नीतीश कुमार को जो है शायद हम नाराज कर सकते हैं। मुझे नहीं पता अमित शाह ने एग्जैक्टली किन शब्दों का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन मैं एक अनुमान लगा रहा हूं, और अनुमान लगा के आपको ये बोल रहा हूं कि संघ के ना करने के बावजूद भी जो खूबियां मैं गिना रहा हूं उनकी स्ट्रेंथ की, जाति समीकरण हो, नीतीश से नजदीकी हो, इसके अलावा संगठन और सरकार दोनों का अनुभव हो, इसके अलावा बीजेपी ने जितने टास्क दिए उसको अच्छे से पूरे किए हो, ये तमाम जब संघ को गिराई गई तो संघ भी इस नाम पर राजी हो गया। वरना संघ की पहली इच्छा थी कि कोई ऐसा नेता बनाया जाए जो नेता जो है भारतीय जनता पार्टी की नर्सरी से चलकर निकला हो। इसके अलावा उनके पास अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी है, अवसर कौन कौन से हैं, सम्राट चौधरी जो है बड़ा नाम कमा सकते हैं। क्योंकि मैं जितना समझता हूं, मुझे पता है 2005 से लेकर आज तक, इनफैक्ट 2000 भी ऑल्सो, 2000 से लेकर 2025 तक मैंने भारतीय जनता पार्टी के बिहार के जितने भी इलेक्शंस हैं वो पूरे कवर किए हैं, जिसमें जेडीयू जीता, एक में आरजेडी जीती, 2000 में आरजेडी जीती, उसके बाद लगातार जेडीयू और बीजेपी का कॉम्बिनेशन बना। तो 2005 से लेकर 2010 तक तो नीतीश ने बहुत शानदार काम किया, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार 2010 से लेकर 2025 तक कुर्सी कुमार हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने ये चुनौती है कि वो बिहार के अंदर विकास की एक नई इबारत लिखे। आपको पता है पढ़ाई हो, लिखाई हो, दवाई हो, कमाई हो, ये तमाम चीजें बिहार में नहीं होती है। बिहार में पलायन चरम पर होता है। बिहार में किसी भी तरह के उद्योग धंधे नहीं है। बिहार में कोई अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं है। बिहार की जो परिस्थितियां हैं वो यही बताती है कि बिहार अभी भी एक बीमारू राज्य है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि बिहार को बीमारू राज्य से निकालकर वो एक विकासशील राज्य की तरफ ले जाएं। ये जो सम्राट चौधरी है, ये सबसे बड़ी उनकी चुनौती होगी। सम्राट चौधरी की सबसे बड़ी चुनौती बिहार के कानून और व्यवस्था को संभालने की होगी, क्योंकि हाल ही के दिनों में हमने देखा नीतीश कुमार ने कुछ इस तरह की राजनीति करी कि अनंत सिंह से लेकर आनंद मोहन सिंह, पप्पू यादव सब राजनीति के फोर फ्रंट में है, और बिहार में अभी भी जो है माफिया राज एक हद तक कायम है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और बिहार को जो पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिलाई ये सब दे पाए, वैसा मुख्यमंत्री बिहार को चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण मैं आपको मध्य प्रदेश का दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश भी एक जमाने में बीमारू राज्य था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जब से वहां पर सत्ता से संभाली, वो मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से निकालकर विकसित और विकासशील और विकसित दोनों राज्यों तक ले गए। तो मेरे ख्याल से सम्राट चौधरी के सामने ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो बिहार को जो है इस तरीके से हैंडल करें कि बिहार
विकास के रास्ते पर और आगे चल सके। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिहार की सबसे बड़ी कमी जो है वो है इंडस्ट्रीज कैसे लाएंगे, किस तरीके से काम करेंगे, किस तरह से फैक्ट्रीज लाएंगे, किस तरह से बीपीओज लाएंगे, किस तरह से एआई का सेंटर बनाएंगे, ये तमाम जो है वो उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा थ्रेट्स, उनके सामने जो है वो थ्रेट्स क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों से उन्हें परेशान होना चाहिए। देखिए, जब आदमी ऊपर जाता है ना और दूसरी पार्टी से निकलकर तेजी से ऊपर बढ़ते बढ़ते पहले वो राज्य का बीजेपी अध्यक्ष बनता है, उसके बाद वो राज्य का उप मुख्यमंत्री बनता है, मंत्री बनता है, उसके बाद मुख्यमंत्री बनता है, तो टांग खींचने वाले भी कई पैदा हो जाते हैं। ऐसे में उनकी सामने सबसे बड़ी थ्रेट ये होगी कि जो बीजेपी का जो पुराना काडर है, जो बीजेपी के जो आरएसएस और बीजेपी की नर्सरी से निकले हुए लोग हैं, उनके साथ वो सामंजस्य बनाकर चलें, ये उनके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती होगी। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती होगी कि सम्राट चौधरी को मतलब एक पटरी के दो किनारे में आपको बताऊं तो एक पटरी के दो किनारे हैं नीतीश कुमार की सोच और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने संगठन को आगे बढ़ाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने संगठन को तैयार करना चाहती है। तो ऐसे में मैं ये कह सकता हूं कि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि नीतीश कुमार और बीजेपी हाईकमान के बीच वो सामंजस्य बनाकर चल पाए, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो ऐसे तो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आप उनके साथ साए की तरह रह सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को एक बात अगर आपकी नापसंद आ जाए तो उसके बाद वो आपको कभी माफ नहीं करते। इसीलिए उनको बार बार क्या क्या कहा गया, पलटू चाचा कहा गया, पलटू राम कहा गया, उनको ये भी कहा गया कि इनके पेट के अंदर दांत है, ये इस तरह के नेता हैं। लालू यादव उनके लिए यहाँ तक कहते थे ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं। तो नीतीश और बीजेपी हाईकमान के साथ सामंजस्य बनाकर रखना ये उनकी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होगी, और इस पॉलिटिकल मैनेजमेंट को वो कैसे करते रहें। और साथ ही साथ ये भी आपको देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो हमेशा नंबर गेम रखे, क्योंकि नीतीश कुमार कब पलट जाएं, कब नीतीश कुमार उठकर अपने जेडीयू को विधायकों को लेकर आरजेडी के साथ चले जाएं, इसके बारे में, नीतीश कुमार के बारे में इस तरह का प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि नंबर गेम को सम्राट चौधरी अपने पक्ष में करके रखे। वैसे बीजेपी बड़ा भाई है, नंबर 2 पे भाई जो है वो है जनता दल यूनाइटेड, लेकिन दोनों के बीच जो सीटों का अंतर है वो बहुत कम है। और ऐसे में क्या कोई नया समीकरण वहां पर बन सकता है? देखिए, राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो मेरे ख्याल से सम्राट चौधरी की ये भी चुनौती होगी कि सिर्फ अकेले बीजेपी को नंबर गेम में वो सेटिस्फाई मतलब कंफर्टेबल बना के रखे। तो ये था सम्राट चौधरी पर मेरा स्वॉट एनालिसिस। सम्राट चौधरी का मैंने इंटरव्यू किया था जब बिहार के विधानसभा चुनाव चल रहे थे, तब उस चुनाव में मैंने उनसे पूछा था कि क्या मैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं, तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए थे। तो उन्होंने कहा था कि नहीं दीपक जी, मैं तो सपने में भी इसके बारे में नहीं सोचता हूं, लेकिन आखिरकार मेरी वो बात आज सच साबित हुई। तो मैं आपको वो स्टेटमेंट भी चलते चलते सुना देता हूं कि सम्राट चौधरी ने उस वक्त मेरे इंटरव्यू में उस बारे में क्या कहा था। और शुरुआत में आप मेरा वो पुराना वीडियो भी देखेंगे जो मैंने 2 हफ्ते पहले डाला था कि सम्राट चौधरी को बनाए जाने को लेकर नीतीश कुमार संकेत दे रहे हैं, और कल का वो वीडियो एक छोटा सा एक मोन्टाज आपके लिए डालूंगा ताकि आप समझ सके कि कम से कम पॉलिटिकल एनालिसिस हम यहाँ पर कुछ करते हैं तो उसमें कोई बहुत बड़ा राजनीतिक वजन होता है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, ये जरूर कहता हूँ कि अपने दोस्तों से भी बोले कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के अंदर आपको हल्की बातें कभी सुनाई नहीं पड़ेंगी। सम्राट चौधरी जो हैं वो अगले मुख्यमंत्री हैं, तो क्या मैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? दीपक जी, मैं हाथ जोड़ के, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मैं इतना ही समझता हूँ, मैं सपने में भी सब चीजें नहीं सोचता हूँ। आपने कहा सपने में भी नहीं सोचते हैं, लेकिन सब ये मानते हैं कि जैसे एक जमाने में नीतीश कुमार जी ने अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी को बता दिया था, वैसे ही अब सम्राट चौधरी नीतीश कुमार जी की नजर में उनके उत्तराधिकारी है, और नीतीश कुमार जी भी ऐसा चाहते हैं। नीतीश जी क्या चाहते नहीं जानता हूँ, पार्टी क्या चाहती है नहीं जानता हूँ। मेरे को जो दायित्व दिया है उसको 100% देने का प्रयास करता हूँ।